गुड मॉर्निंग ऑल। आप सभी का ज्ञान गंगा प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत है, जो सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजकीय महाविद्यालय अजमेर और कमिश्नरेट कॉलेज एजुकेशन राजस्थान द्वारा आयोजित किया जा रहा है। आज का हमारा टॉपिक है एबीओ ब्लड ग्रुप, स्क्रीनिंग एंड प्रोसेसिंग ऑफ डोनेटेड ब्लड। इसके अंदर हम एबीओ ब्लड ग्रुप के बारे में जानेंगे, उसे लेबोरेटरी में किस तरह हम टेस्टिंग करते हैं ब्लड ग्रुपिंग की। इसके अलावा एक विजिट होगा जेएलएन मेडिकल कॉलेज में, जहां पर हम देखेंगे कि डोनेटेड जो ब्लड है उसकी स्क्रीनिंग और प्रोसेसिंग किस तरह से की जाती है। ब्लड ग्रुप को प्रैक्टिकली करने से पहले हमें समझना जरूरी है कि इसकी हिस्ट्री क्या रही है। तो सबसे पहले 1901 में कार्ल लैंडस्टीनर ने क्लासिकल एबीओ सिस्टम को डिस्कवर किया था और उन्हें 1930 में नोबेल प्राइज से नवाजा गया था। लैंडस्टीनर्स जो हैं उनका जो लॉ था, उनके अनुसार उन्होंने कहा, अगर किसी भी आरबीसी के अंदर एक ग्लूटिनोजन प्रेजेंट होता है तो उसकी कॉरस्पॉन्डिंग एक ग्लूटिनिन जो है वो प्लाज्मा में एब्सेंट होनी चाहिए। और अगर किसी आरबीसी के अंदर एक ग्लूटिनोजन एब्सेंट है तो उसकी कॉरस्पॉन्डिंग एक ग्लूटिनिन जो है वो प्लाज्मा में प्रेजेंट होनी चाहिए। ये जो लॉ है, इसी बेस पर हम ब्लड ग्रुप की जो टेस्टिंग है हम करते हैं। ये जो लॉ है एबीओ ब्लड ग्रुप पर तो लागू होता है, लेकिन जो सेकेंड लॉ है वो आरएच और एम और एन टाइप के जो ब्लड ग्रुप्स हैं और कई अदर जो ब्लड ग्रुप हैं उन पर ये नियम लागू नहीं होता है। इम्पॉर्टेंस ऑफ ब्लड ग्रुपिंग। जब कभी भी ब्लड का ट्रांसफ्यूजन करना होता है किसी भी पेशेंट को या किसी भी पर्सन को, तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है उसका ब्लड ग्रुप मैच होना चाहिए। इसीलिए अगर नहीं मैच करेंगे तो बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती है, कोगुलेशन की रिएक्शंस हो सकती हैं। इस कारण ब्लड ग्रुप जांचना बहुत ज़रूरी है। दूसरा है न्यूबॉर्न्स के अंदर हिमोलिटिक जो डिजीज़ हैं उसके लिए भी ब्लड ग्रुपिंग इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा पैटर्निटी को हम जब डिसाइड करते हैं उसमें भी ये ब्लड ग्रुपिंग इम्पॉर्टेंट होती है। लीगल इन्वेस्टिगेशंस जो है, लीगल इन्वेस्टिगेशन जैसे कोई मर्डर का केस है या फिर कोई क्राइम का केस है, तो उसमें भी ब्लड ग्रुपिंग इम्पॉर्टेंट रोल करता है। सिस्टम, बहुत सारे ब्लड ग्रुप सिस्टम प्रेजेंट हैं, जैसे एबीयू सिस्टम, आरएस सिस्टम, लुईस सिस्टम, पी सिस्टम, एलआई सिस्टम, एमएन सिस्टम। जितनी भी सारे सिस्टम आपको दिखाई दे रहे हैं, लेकिन उनमें से सबसे इम्पोर्टेंट एबीओ और आरएस सिस्टम है। बाकी जो सिस्टम है वो रेयर सिस्टम है और उतने इम्पोर्टेंट नहीं है। क्लासिकल एबीओ सिस्टम, चार तरह के ब्लड ग्रुप्स हम देख सकते हैं। फर्स्ट हम बात करेंगे ब्लड ग्रुप ए टाइप की। ए टाइप का जो ब्लड ग्रुप होता है उसके अंदर आरबीसी जो है उसमें ए एंटीजन प्रेजेंट होता है। बी टाइप का जो ब्लड ग्रुप है उसमें एंटीजन बी प्रेजेंट होता है। ए बी टाइप का जो ब्लड ग्रुप है उसके अंदर ए और बी एंटीजन दोनों प्रेजेंट होते हैं। ओ टाइप का जो ब्लड ग्रुप है उसके अंदर किसी भी तरह के एंटीजन प्रेजेंट नहीं होते हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। अगर हम इस इन्हीं ग्रुप्स की प्लाज्मा को देखें तो उसकी प्लाज्मा में ए जो ब्लड ग्रुप है उनमें एंटी बी एंटीबॉडीज प्रेजेंट होती हैं। बी जो ब्लड ग्रुप है उनके अंदर एंटी ए एंटीबॉडीज प्रेजेंट होती हैं। और ए बी जो ब्लड ग्रुप है उनके अंदर एंटी ए और एंटी बी एंटीबॉडीज प्रेजेंट होती हैं। और ओ ब्लड ग्रुप के अंदर एंटी ए और एंटी बी एंटीबॉडी। ये टेबल शो कर रही है कि अगर हमारा ब्लड ग्रुप कैसा है तो हम किसे ब्लड दे सकते हैं और किससे ब्लड रिसीव कर सकते हैं। ए पॉजिटिव अगर हमारा ब्लड ग्रुप है तो हम ए पॉजिटिव और ए बी पॉजिटिव को ब्लड दे सकते हैं, और ए पॉजिटिव, ए नेगेटिव, ओ पॉजिटिव और ओ नेगेटिव से ब्लड रिसीव कर सकते हैं। तो इस तरीके से सारी टेबल आप देख सकते हैं। तो इसमें फाइनल जो रिजल्ट आता है, ए बी जो पॉजिटिव है वो सभी से ब्लड ले सकता है
और ओ नेगेटिव जो है वो सभी को ब्लड दे सकता है। इसीलिए ए बी पॉजिटिव को हम यूनिवर्सल रेसिपिएंट के नाम से जानते हैं और ओ नेगेटिव को हम यूनिवर्सल डोनर के नाम से जानते हैं। ब्लड ग्रुप सिस्टम। आरएच जो फैक्टर है वो एक प्रोटीन होता है जो कि रेड ब्लड सेल्स के अंदर प्रेजेंट होता है, और ये प्रोटीन अगर प्रेजेंट होता है तो वो आरएच पॉजिटिव पर्सन्स होते हैं, और जिनमें ये प्रोटीन एब्सेंट होता है उन्हें हम आरएच नेगेटिव के नाम से जानते हैं। ये ब्लड ग्रुप सिस्टम जानना इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ट्रांसफ्यूजन में तो ये काम कर ही रहा है, उसके अलावा एक डिजीज होती है जिसे हम इरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस के नाम से जानते हैं, जिसमें हिमोलिटिक एनीमिया हो जाता है। ये हिमोलिटिक एनीमिया उन बच्चों में होता है जिनकी मदर जो होती हैं वो आरएच नेगेटिव होती हैं और उनके फादर जो हैं वो आरएच पॉजिटिव होते हैं। ऐसी मदर की जो फर्स्ट प्रेगनेंसी होती है और अगर फीटस जो है आरएच पॉजिटिव है, तो मदर के अंदर धीरे धीरे, क्योंकि प्लेसेंटा से ब्लड मिक्स हो जाता है मदर और फीटस का, तो मदर के अंदर एंटी आरएच एंटीबॉडीज डेवलप हो जाती हैं। सेकेंड प्रेगनेंसी के दौरान ये जो एंटी आरएच एंटीबॉडीज हैं, ये अगर सेकेंड फीटस जो है वो भी आरएच पॉजिटिव है फीटस अगर, तब ये एंटीबॉडीज क्या है कोगुलेशन का रिएक्शन करती है, उससे हिमोलिटिक एनीमिया जो है फीटस के अंदर हो जाता है, जिसे हम इरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस के नाम से जानते हैं। अब हम प्रैक्टिकल सेशन के अंदर देखेंगे कि किस तरह से ब्लड ग्रुपिंग लेबोरेटरी में की जाती है। उसके लिए जिस जो रिक्वायरमेंट है, सबसे पहले हमें एंटी सिरा ए की ज़रूरत है, एंटी बी सिरा, एंटी डी सिरा। तो यहाँ पर आप तीनों वॉइल्स देख सकते हैं, एंटी ए, एंटी बी और एंटी डी सिरा की। इसके अलावा हमें स्लाइड्स की ज़रूरत है क्योंकि इस पर हम ब्लड सैंपल्स को डालेंगे। तीसरा है हमारा मिक्सिंग स्टिक, चौथा ब्लड सैंपल, पांचवा हमें अल्कोहल की ज़रूरत है, फिर कॉटन और ब्लॉटिंग पेपर। यहाँ पर आप देख सकते हैं पियर्सिंग निडल। अगर हम सेल्फ ब्लड ग्रुपिंग करना चाहते हैं तो हमें पियर्सिंग निडल की भी ज़रूरत पड़ेगी। नमस्कार। आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा राजस्थान जयपुर तथा सम्राट पृथ्वीराज चौहान राष्ट्रीय महाविद्यालय अजमेर के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित ज्ञान गंगा कार्यक्रम के तहत आज हम आपको एक बहुत ही अच्छी प्रैक्टिकल एक्सरसाइज, जो कि आजकल जिसका हमें मालूम होना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए, 3 ब्लड ग्रुप्स के बारे में, स्पेशली एबीओ ब्लड ग्रुप्स के बारे में प्रैक्टिकली डेमोन्स्ट्रेट करके बताएंगे आपको। और इस एक्सरसाइज को डेमोन्स्ट्रेट करने जा रही हैं डॉक्टर लक्ष्मी यादव एंड डॉक्टर मीनाक्षी गहलोत। गुड मॉर्निंग एवरीवन। एबीओ ब्लड एक्सरसाइज जैसे कि हम स्लाइड्स में देखते आ रहे हैं पीपीटी में अंदर, तो जिसके अंदर मटेरियल रिक्वायर्ड जो है वो है सबसे पहले एंटीसीरा ए, बी एंड डी। दीज आर द एंटीसीरा। इसके बाद द सेकेंड रिक्वायरमेंट जो है वो होती है ब्लड सैंपल्स। जो ब्लड सैंपल्स अगर हम किसी का कर रहे हैं अननोन ब्लड सैंपल, और अगर हम किसी का अपना ही करना चाह रहे हैं तो हमारे पास बेसिक निडल्स होनी चाहिए। दूसरा, तीसरी चीज हमें चाहिए स्लाइड्स, जिसके ऊपर हम ब्लड लेंगे। उनको मिलाने के लिए ग्लास रॉड्स, देन कॉटन एंड दिस अल्कोहल, जिसे हमने उसको या स्प्रिट भी हम ले सकते हैं। दीज आर द मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर द ब्लड ग्रुपिंग। अब मीनाक्षी गहलोत मैम, एक अगर अपने को ब्लड ग्रुप निकालना है तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, 2 चीजें। अगर एक हमारे पास सैंपल है अननोन सैंपल, उसको हम आइडेंटिफाई करेंगे। दूसरा हम सेल्फ करेंगे। अगर हम सेल्फ कर रहे हैं तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट चीज है हमें स्प्रिट से अपना जो फिंगर है उसे स्टरलाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम क्या करेंगे, इसको स्प्रिट लेंगे और उसके बाद अपनी जो फिंगर है उसको हम क्या करेंगे, एकदम स्टरलाइज करेंगे। फिर उसके बाद इसमें से पियर्सिंग जो निडल है उससे हम निकालेंगे ब्लड को, कि जैसे अब ब्लड निकल रहा है, अब उसे हम
एक चीज ध्यान देने की जरूरत है, हम इसे 3 कॉर्नर्स में लगाएंगे, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। तो एक अगर हम एक ही स्लाइड पे ही एक्सरसाइज कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे, इसे तीनों एक्सट्रीम कॉर्नर्स पे लगाएंगे ताकि एंटीसिरा जो है वो आपस में मिक्स नहीं हो जाए और एक ग्लूटिनेशन की जो रिएक्शंस है वो नहीं हो जाए। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास एंटीसिरा ए है, एक जो ड्रॉप है उसके अंदर हम एंटीसिरा ए डालेंगे और ये ध्यान रखिए कि हम इसको टच नहीं करेंगे ताकि एग्लूटिनेशन उस पर नहीं हो जाए। दूसरे में एंटीसिरा बी और तीसरे में एंटीसिरा डी जो कि RH फैक्टर पर वर्क करेगा। उसको हम 5 मिनट छोड़ने से पहले एक जो रॉड है, स्टीयरिंग रॉड, उससे 3 अलग अलग रॉड लेंगे, उसको आपस में नहीं, इसको हल्का सा हम हिलाएंगे और फिर हम रिएक्शंस थोड़ी 5 मिनट बाद उसकी रिएक्शंस को देखेंगे। अब ये हमने छोड़ दिया है, इसको हम 5 मिनट छोड़ देंगे। ये हुआ हमारा सेल्फ आइडेंटिफिकेशन। दूसरा, अगर हमारे पास अननोन सैंपल है तो उसको हम किस तरह से करेंगे, पहले हम अननोन सैंपल को लेंगे, उस अननोन सैंपल को भी हम उसी तरीके से ड्रॉपर की सहायता से तीनों एक्सट्रीम कॉर्नर्स पे, एक सेंटर पे और 2 एक्सट्रीम कॉर्नर्स पे हम ब्लड सैंपल को लेंगे और फिर उसके बाद एंटीसिरा ए, एंटीसिरा बी एंड डी। देखिए, एंटीसिरा ए जो है वो ब्लू कलर का होता है, बी जो होता है येलो कलर का होता है और डी जो है वो ट्रांसपेरेंट कलर का होता है। तो हम उसे आइडेंटिफाई इजीली कर सकते हैं और उसी प्रपोर्शन में हमें उसे डालना होता है उसी में, ताकि हम उसको आइडेंटिफाई कर सकें कि कैसा है। अब हम जब एक चीज ध्यान रखने की जरूरत है, जब भी हम रॉड यूज ले रहे हैं तो डिफरेंट मिक्सिंग रॉड यूज करनी होती है ताकि उसके अंदर एग्लूटिनेशन नहीं हो जाए। और ये थर्ड हमारे पास, इसी तरीके से हमारे पास टोटल हमने अभी 3 सैंपल लिए हैं, एक सेल्फ का किया है, तो हम बाकी जो 2 ब्लड ग्रुप्स हैं उनको भी हम क्या करेंगे, इसी तरह से चेक करेंगे, 5 मिनट रखेंगे और फिर उसके बाद हम इस रिजल्ट्स को देखेंगे कि क्या फाइनल रिजल्ट्स आते हैं। अब देखिए, 5 मिनट के ऑब्जर्वेशन के बाद, हमने रेस्ट के बाद ऑब्जर्व कर रहे हैं कि किस तरह से हमारे पास रिएक्शंस आई हैं। ये 2 सैंपल को अगर हम कंपेयर करें तो देखिए यहाँ पर फर्स्ट जो स्लाइड है उसमें एंटीसिरा ए जो है उसमें किसी भी तरह की एग्लूटिनेशन रिएक्शंस नहीं हुई हैं। सेकेंड बी जो एंटीसिरा है उसके अंदर आपको देखो क्लम्पिंग दिखाई दे रही है बहुत अच्छे से, जैसे फटा हुआ दूध होता है उस तरीके से। तो ये होती है एग्लूटिनेशन रिएक्शन एंटीजन एंटीबॉडी की। थर्ड डी जो एंटीसिरा था उसमें भी किसी तरह की रिएक्शन नहीं हुई, तो ये जो है ब्लड ग्रुप बी नेगेटिव। दूसरा हमारा जो ब्लड ग्रुप था उसमें आप देख रहे हैं तीनों एंटीसिरा में कोई भी एग्लूटिनेशन रिएक्शंस नहीं हुई है, यानी कि ये जो ब्लड ग्रुप है वो है ओ नेगेटिव। अभी हमने प्रैक्टिकली जो एक्सरसाइज की उसके बाद हमारे पास 4 सैंपल्स हमारे पास मिल गए। इस सैंपल में देखिए फर्स्ट जो हमारे पास मिला है वो है ए पॉजिटिव ब्लड ग्रुप। इसमें एंटीसिरा ए में कोगुलेशन हुआ है और एंटीसिरा डी के अंदर कोगुलेशन हुआ है, तो ब्लड ग्रुप निकलता है ए पॉजिटिव। दूसरा जो ब्लड ग्रुप है उसके अंदर आप देख सकते हैं ये कोगुलेशन रिएक्शन बी एंटीसिरा में हुई है और डी एंटीसिरा में, यानी कि ब्लड ग्रुप हुआ बी पॉजिटिव। तीसरा जो सैंपल है उसके अंदर आप देखिए तीनों जो एंटीसिरा हैं उनमें रिएक्शंस हुई हैं कोगुलेशन, तो ये हमारा ब्लड ग्रुप हो जाता है ए बी पॉजिटिव। लास्ट जो सैंपल है उसमें आप देखिए तीनों के अंदर रिएक्शंस नहीं हुई हैं कोगुलेशन की, तो ये जो ब्लड ग्रुप होता है ओ नेगेटिव। तो इस तरीके से हम ऑब्जर्व कर सकते हैं कि कोई भी सैंपल है उसका ब्लड ग्रुप क्या है। अगर नेगेटिव कोई भी ब्लड ग्रुप होगा तो उसके अंदर डी के अंदर रिएक्शंस नहीं होंगी, डी एंटीसिरा के अंदर कोगुलेशन रिएक्शंस नहीं होंगी जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, और जिनमें रिएक्शंस होंगी वो
पॉजिटिव होगा। अब हम अपने प्रैक्टिकल सेशन की दूसरे पार्ट में आते हैं, जिसमें हम सीखेंगे कि किस तरह से डोनेटेड ब्लड की स्क्रीनिंग और उसकी प्रोसेसिंग की जाती है। ये स्क्रीनिंग और प्रोसेसिंग हम सीखेंगे जेएलएन मेडिकल कॉलेज के अंदर। यहाँ पर आप देख रहे हैं ब्लड डोनेशन चेयर, जिसमें कि डोनर को लेटाया जाता है। और इस चेयर की एक विशेषता है कि इसके अंदर एक जो ब्लड कलेक्शन मॉनिटर है, यहाँ पर आप जो ये देख रहे हैं, ये जुड़ा हुआ होता है। और इस मॉनिटर के अंदर हम स्पीड को भी मेंटेन करते हैं। साथ में ये जो ब्लड के जो बैग्स हैं, इस बैग्स को इसमें रिदमिक मूवमेंट होता है, जिससे कि जो सैगम इसमें मिलाया जाता है एडिटिव सॉल्यूशन, वो लगातार मिक्स होता रहे। तो फर्स्ट स्टेप है कलेक्शन। जैसे ही ब्लड कलेक्ट होकर हम आता है, उसे रेफ्रिजरेट किया जाता है, क्योंकि सारे ब्लड को एक साथ प्रोसेसिंग नहीं की जा सकती। तो ये जो रेफ्रिजरेटर है वो 2 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड पे काम करता है। और इस रेफ्रिजरेशन की एक विशेषता ये होती है कि उसे स्पेसिफिक जो टेम्परेचर है उस पर सेट किया जा सकता है। हमें कौन सा कंपोनेंट रखना है और उसे कितने डिग्री पे रखना है, उस हिसाब से इसको हम सेट कर सकते हैं। जैसे ही हमारे पास डोनेटेड ब्लड आ गया और स्टोर करके हमने रख दिया, उसके बाद सबसे पहला जो पार्ट है जो स्क्रीनिंग का है। स्क्रीनिंग का पहला पार्ट ये है कि हम ब्लड में सबसे पहले जो वायरल टेस्टिंग करेंगे। वायरल टेस्टिंग में हम करेंगे एचआईवी और हेपेटाइटिस बी की। फिर नेक्स्ट जो टेस्टिंग होती है वो है बैक्टीरियल टेस्टिंग, जो कि सिफिलिस की होती है। थर्ड जो टेस्टिंग है वो पैरासाइट्स की होती है, जिसमें हम मलेरिया पैरासाइट्स को टेस्ट करते हैं। तो ये तीनों की तीनों टेस्टिंग मैंडेटरी टेस्टिंग है। किसी भी तरह का ब्लड होगा उसमें ये मैंडेटरी टेस्टिंग ज़रूरी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो किट है वो मलेरिया की टेस्टिंग का है। सेकंड वाला जो किट है वो सिफिलिस के लिए है। थर्ड आप देख रहे हैं जो किट वो हेपेटाइटिस बी का। और लास्ट जो स्क्वायर में जो किट है वो एचआईवी की टेस्टिंग के लिए है। इसमें एक हम कंट्रोल लाइन आती है, और अगर दूसरी एक्सपेरिमेंटल लाइन भी अगर आती है तो उसे हम पॉजिटिव के नाम से जानते हैं। एचआईवी का जो टेस्टिंग है वो आप ये इस किट को हम कहते हैं ट्रिपल डॉट किट। ट्रिपल डॉट किट में यहाँ पर आप देख रहे हैं एक डॉट दिख रहा है जो कि कंट्रोल का है, और अगर कुछ पॉजिटिव होता है तो यहाँ पर 2 डॉट्स और आ जाते हैं। तो ये किट है एचआईवी टेस्टिंग की। अभी जो हमने किट देखे वो थे हमारे मैनुअली टेस्टिंग किट, जिसे हम मैनुअली करते हैं। दूसरा जो है एलाइजा टेस्टिंग भी होती है। एलाइजा टेस्टिंग मशीन आप यहाँ पर देख सकते हैं। इस टेस्टिंग मशीन के अंदर एलाइजा की जो प्लेट्स हैं उसके अंदर सैंपल्स रखे हुए होते हैं, और एक साथ बहुत सारे सैंपल्स को हम चेक कर सकते हैं, और लार्ज सैंपल्स इसमें चेक हो जाते हैं इस एलाइजा मशीन में। टाइप्स ऑफ ब्लड प्रोडक्ट्स। अब देखिए हमारे पास टेस्टिंग होकर प्राइमरी स्क्रीनिंग हो गई, और जिसमें किसी भी तरह का इन्फेक्शन ब्लड में नहीं होता, उससे अब ब्लड प्रोडक्ट्स लिए जाते हैं। तो इन ब्लड प्रोडक्ट्स को किस तरह से जो बेसिक कंपोनेंट हैं वो देखेंगे। फर्स्ट है सेलुलर कंपोनेंट, दूसरा है प्लाज्मा कंपोनेंट, और थर्ड है प्लाज्मा डेरिवेटिव्स। सेलुलर में हमारे पास रेड सेल्स कंसंट्रेट, दूसरा है ल्यूकोसाइट डिप्लीटेड रेड सेल्स, प्लेटलेट कंसंट्रेट, ग्रेनुलोसाइट कंसंट्रेट। प्लाज्मा कंपोनेंट में फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा, फिर क्रायो प्रेसिपिटेट, और तीसरा है स्टोर्ड प्लाज्मा। प्लाज्मा डेरिवेटिव्स में हम सबसे पहले बात करेंगे ह्यूमन एल्ब्यूमिन सॉल्यूशंस की, फिर इम्यूनोग्लोबिन्स, और तीसरे है कोगुलेशन फैक्टर्स।
ये है मल्टीपल इंटीग्रेटेड ब्लड बैग्स। ये जो ब्लड बैग्स हैं, कौन सा कंपोनेंट, कितने कंपोनेंट हमें सेपरेट करने हैं उस बेस पर है। फर्स्ट जो बैग्स आप देख रहे हैं वो ट्रिपल बैग्स हैं, और ये जो दिखाई दे रहा है क्वाड्रुपल। क्वाड्रुपल में 4 बैग्स इंटीग्रेटेड होते हैं और 4 कंपोनेंट ब्लड के सेपरेट किए जा सकते हैं। जब भी इन्हें हम बैग्स में स्टोर करके रख रहे हैं तो इनमें एडिटिव सॉल्यूशंस जो हैं वो मिलाया जाता है, जो कि एडसॉल और सैगम। सैगम जो है उसकी लाइफ ज़्यादा होती है, जैसे ही ये ब्लड के अंदर मिलता है जो ज़्यादा टाइम तक। ब्लड को ब्लड बैग्स में इकट्ठा करने के बाद जो नेक्स्ट प्रोसेस है वो है सेंट्रीफ्यूगेशन का। सेंट्रीफ्यूगेशन के दौरान आप देखिए स्पेशल सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन हमारे पास है, जिसको हम आगे नेक्स्ट स्लाइड में और डिटेल में समझेंगे। यहाँ पर हम समझते हैं उसके प्रिंसिपल को। जैसे ही ये बैग्स को हम सेंट्रीफ्यूगेट करते हैं तो नीचे की तरफ सबसे नीचे जो है वो पैक्ड रेड सेल्स आती हैं। सेंटर में हमारे पास बफी कोट होता है, और थर्ड जो है वो सबसे ऊपर वो आता है प्लाज्मा। तो ये तीन, ये आप देख रहे हैं क्रायोफ्यूज रेफ्रिजरेटेड सेंट्रीफ्यूज। ये स्पेशल टाइप का सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन है। इसमें एडवांस टेक्नोलॉजी है, और इसके अंदर आप देख सकते हैं आपको 6 जो है चैम्बर दिखाई दे रहे हैं, और हर चैम्बर को बीच में एक पार्टीशन दिया गया है, जिससे कि हर चैम्बर के अंदर 2 जो ब्लड के बैग्स हैं उसको रखा जा सकता है। इस मशीन के अंदर स्पेशल सेटिंग्स होती हैं। हमें कौन सा कंपोनेंट, जो जो हमने अभी कंपोनेंट के बारे में पढ़ा था, उनमें से कौन सा कंपोनेंट सेपरेट करना है उसे हम इस मशीन की पे सेटिंग कर सकते हैं आरपीएम की। और आरपीएम की सेटिंग से अलग अलग आरपीएम पर अलग अलग सेंट्रीफ्यूगेशन कंपोनेंट आ सकते हैं। सेंट्रीफ्यूगेशन करने से पहले हमें प्रिपरेशन प्रोटोकॉल यूज़ करना होता है। उसके लिए हमें बैग्स को वे करना होता है, उसको हमें तोलना होता है कि कितना वेट है उसका। फिर उसके बाद नेक्स्ट जो स्टेप है उसको हम काउंटर बैलेंस करते हैं कि कुछ भी जो वेट, जो 2 हमने बैग्स लिए हैं उनका वेट तो एग्जैक्ट है। पहले हमने एमएल में देख लिया, फिर उसके बाद वे कर लिया, फिर उसके बाद हम उसे काउंटर बैलेंस वापस करते हैं, ताकि प्रॉपर सेंट्रीफ्यूगेशन हो और कंपोनेंट का सेपरेशन बहुत फाइन हो। ये जो मशीन आप देख रहे हैं, फिर इसमें जो दोनों बैग्स हमने देखे थे चैम्बर्स, एक चैम्बर के अंदर वहां पर दोनों बैग्स रख दिए जाते हैं, और आरपीएम सेट कर दिया जाता है कि हमें कौन सा कंपोनेंट सेपरेट करना है। फिर उसके बाद इन बैग्स को एक्सप्रेस किया जाता है और कंपोनेंट को सेपरेट कर लिया जाता है। नेक्स्ट जो प्रोसेस है वो है एक्सप्रेशन का। एक्सप्रेशन के लिए जो सेंट्रीफ्यूज ब्लड हमारे पास पहुंच गया था, यहाँ पर आप ये मशीन दे सकते हैं, एक्सप्रेशन मशीन। यहाँ पर एक लीवर लगा हुआ होता है और ये एक ग्लास प्लेट होती है। इन दोनों के बीच में जो ब्लड के बैग्स हैं उन्हें डाल दिया जाता है, और इस लीवर को ऊपर की तरफ किया जाता है, जिससे कि ये एक्सप्रेस हो जाते हैं। और क्योंकि ये इंटीग्रेटेड बैग्स हैं तो जो कंपोनेंट है वो अपने आप सेपरेट हो जाते हैं। अब हम बात करेंगे एजिटेटर की। एजिटेटर एक इम्पॉर्टेंट मशीन है, क्योंकि हमने जो प्लेटलेट अलग की है उसे ये स्टोर करने का काम करता है। ये करीब 22 से 24 डिग्री पर काम करेगा, और इसकी जो एक विशेषता वो है, इनके अंदर रिदमिक मूवमेंट होता है। एजिटेटर में रिदमिक मूवमेंट होता है, और ये जो रिदमिक मूवमेंट है उसमें वैसा ही रिदम होता है जैसा कि हमारी बॉडी के अंदर ब्लड के अंदर मूवमेंट के दौरान होता है। तो इस तरीके से लगातार ये मूव करते रहते हैं, और जो प्लेटलेट्स हैं उसे ये स्टोर करके रखती हैं, और उनमें जो कोई भी जो प्रेसिपिटेशन की रिएक्शंस है वो नहीं हो पाती हैं।
अब हम जानेंगे कि ये जो हमने कंपोनेंट को सेपरेट किया है उसका फ़ायदा क्या है। देखिए, जब भी हम कंपोनेंट को सेपरेट करते हैं तो उनकी जो सर्वाइवल जो रेट है, ऑप्टिमम सर्वाइवल रेट जो है वो बढ़ जाती है। उसके अलावा बहुत सारे जो पेशेंट हैं उन्हें जब हम कोई ब्लड कंपोनेंट देंगे, स्पेसिफिक डिजीज़ के लिए स्पेसिफिक कंपोनेंट काम करता है, तो उससे एक फ़ायदा ये होगा कि अननेसेसरी जो कंपोनेंट जो है उसका वेस्टेज रुक जाएगा और पेशेंट जो है उसे फास्ट रिकवरी मिलेगी। हैमरेज का पेशेंट है या कोई किसी में एनीमिक पेशेंट है तो किसको क्या ज़रूरत है, तो डायरेक्ट हम कंपोनेंट दे देते हैं तो वो जो है हीलिंग फास्ट हो जाती है, पेशेंट्स के लिए भी यूज़फुल है और इसमें कंपोनेंट का वेस्टेज भी नहीं होता है। लेक्चर के अंत में हमारा आप सब पार्टिसिपेंट से एक अनुरोध कि अगर आप हेल्दी हैं और आपका हीमोग्लोबिन का लेवल अगर अच्छा है तो ब्लड को ज़रूर डोनेट कीजिएगा। और ब्लड डोनेशन से आज आप जान गए हैं कि एक ब्लड की थैली से कितने तरह के कंपोनेंट बन सकते हैं और कितने तरह के पेशेंट्स को हम बचा सकते हैं उनकी लाइफ को। तो गिव ब्लड, सेव लाइफ। थैंक यू सो मच।